हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पॉइंट पढ़े थे। ये तीसरा पॉइंट था निर्वाचन मंडल का चुनाव। इसमें से थोड़ा सा रह गया था, वो अब शुरुआत करते हैं हम। निर्वाचन मंडल का चुनाव, कैसे उनका चुनाव होता है अमेरिका के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का। राज्यों में निर्वाचक मंडल से या निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, यानी सूची बनाई जाती है। अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मंडल का चुनाव लड़ते हैं। ज्यादातर राज्यों में जिला व राज्य स्तरीय पार्टी सम्मेलनों में निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों का मनोनयन होता है, यानी उस दल में से निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है और कार्यकर्ता उनको चुनाव में करते कि ये हमारा राष्ट्रपति होता, ये हमारा राष्ट्रपति होगा, ये चुनाव में खड़ा होगा। और सारे जो दल में हैं, रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक दल, ये दोनों दो टुकड़ों में बटे होते हैं और सब अपने अपने राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं। संविधान में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस यानी वहां संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका के लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। यानी संसद में भी कहा है और उनके संविधान में भी कहा है। संविधान सभा ने जब ये संविधान बनाया तब उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर न हो, वो निर्वाचन में भाग नहीं लेगा या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में खड़े होने में, वोटों में खड़े होने का कोई भी भाग नहीं लेगा। इस निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी ये निर्वाचक मंडल जो है, इसमें इनका कार्य है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनना, यानी उनको चुनना, बाकी उसका कार्य कुछ भी नहीं है निर्वाचन मंडल का। मतदान के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियो तथा टेलीविजन पर अंतिम अपील करते हैं। यानी कल जैसे चुनाव हो रहे हैं तो एक दिन पहले वो अंतिम बार लोगों के सामने रेडियो या टेलीविजन के सामने अपनी अंतिम अपील करेंगे, आप मुझे वोट देना, आप मुझे जिताना, ऐसे मतलब वो अपील कर सकता है। निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, यानी अकेला व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति का चुनाव तो वो तो अपर्याप्त द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे क्या होता है, हम अपने व्यक्तिगत रूप से, हमें कोई दबाव नहीं है, लेकिन वहां पे सामूहिक रूप से रिपब्लिकन दल है तो सारे रिपब्लिकन नेता जो राष्ट्रपति के लिए खड़ा है उनको ही वोट देंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो सारे जो खड़े हुए राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक के दल के उन्होंने खड़ा किया तो वो सारे वोट डेमोक्रेटिक पार्टी के उस राष्ट्रपति के पास ही जाएंगे या उनको ही देंगे। तभी वहां निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है, उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। यानी जहां पे बहुमत प्राप्त होता है कि ये दल जीत गया उस राज्य में, वो सारे उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में चुने जाते हैं। जो राज्य से जीते हैं वो सारे निर्वाचन मंडल में चुने जाते हैं। उनको पता है कि रिपब्लिक को ही देना है या डेमोक्रेटिक को ही देना है वोट। जैसे उदाहरण के लिए यदि न्यूयॉर्क ये अमेरिका का राज्य है,
राज्य में रिपब्लिकन निर्वाचक सूची में 30 लाख मत मिलते हैं और डेमोक्रेटिक निर्वाचन सूची में 31 लाख मत को न्यूयॉर्क राज्य से निर्वाचन मंडल के सभी 43 सदस्य यानी सारे राज्य के सारे जो जितने सदस्य हैं वो डेमोक्रेटिक दल से चुने लिए जाएंगे। यानी ये सारे डेमोक्रेटिक से चुने लिए जाएंगे। जिसने वोट दिया वो सारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और वो सामूहिक रूप से डेमोक्रेटिक को ही वोट देंगे। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार 538 निर्वाचकों में से 270 मत प्राप्त कर लेता है उससे राष्ट्रपति पद प्राप्त होने का विश्वास हो जाता है। यानी 538 में से 270 इतने आ जाते हैं तो वो राष्ट्रपति घोषित हो जाता है या राष्ट्रपति बन जाता है। इस प्रकार से चौथा पॉइंट बताया है बच्चों, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। ये तो निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव होता है, निर्वाचन मंडल का चुनाव होता है। हर राज्य से निर्वाचन मंडल का जो बड़ा वो है, हर राज्य से निर्वाचन मंडल का चुनाव होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेंगे ये इसमें पढ़ेंगे। और ये बच्चों कंफ्यूज मत होना, निर्वाचन मंडल का चुनाव ये राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा। वो सारे सामूहिक रूप से वोट देंगे, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक, ये सारे निर्वाचन मंडल बनाए जाएंगे। बाद में जो जीतेगा, जैसे अभी उदाहरण देगा तो डेमोक्रेटिक जीत गई तो उनके लिए निर्वाचन मंडल द्वारा कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें पढ़ेंगे हम निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है। औपचारिकता क्यों? क्योंकि पहले ही उस पार्टी के लिए निर्वाचन मंडल क्या हो गया, तय हो गया कि वो रिपब्लिक को देंगे, जो दल जिसको बहुमत मिला जिस राज्य से, और जिसको डेमोक्रेटिक में मिला वो सारे वोट डेमोक्रेटिक में दल में देंगे उस राष्ट्रपति को। तो दो राष्ट्रपति खड़े होंगे हर राज्य से, ये तीनों क्षेत्रों में निर्वाचन मंडल ये सारे आएंगे, सारे बढ़ चढ़कर उस हॉल में इकट्ठा होंगे और सारे वोट की पब्लिक करेंगे और ये क्या करें, खरीदने की कोशिश करेंगे रिपब्लिक डेमोक्रेटिक को, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, लेकिन कोई दल को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर जा भी गया तो फिर बाद में वापस उस दल में नहीं आ सकता। तो ये औपचारिक है क्योंकि पहले से ही निर्वाचन मंडल बन चुका है। क्योंकि आग और रे ने के शब्दों में कहा है कि निर्वाचन मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की और निर्वाचन मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं। प्राय निर्वाचन मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। जो अपने दल है डेमोक्रेटिक होगा तो डेमोक्रेटिक हर राज्य से आएंगे, वो डेमोक्रेटिक में भाग लेंगे, डेमोक्रेटिक का प्रचार करेंगे, उसी को वोट देंगे। और रिपब्लिक में है तो रिपब्लिक वाले जो उम्मीदवार मतदाता है उनको ही वोट देंगे। लेकिन अमेरिका के कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। यानी कानून में तो ये लिखा है कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन औपचारिक ये है क्योंकि जिस पार्टी में वो घुस गए तो उसी को वोट देना पड़ेगा, कानून में ये लिखा है। अमेरिका इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचन मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया। बुधवार को निर्वाचन मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। यानी सारे बुधवार को इकट्ठा होते हैं। यानी हर राज्य में जो निर्वाचन मंडल है, हर राज्यों की राजधानी में सारे इकट्ठे होते हैं और वहां पर वो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने अपने वोट देते हैं। राष्ट्रपति या
उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणित करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, यानी राज्यसभा में ये मतगणना प्रमाण करके भेज जाता है कि ये राष्ट्रपति उस दल का जीत गया है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है, यानी संसद के आगे कांग्रेस यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों के सामने संयुक्त बैठक यानी सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त बैठक बुलाकर वापस मतों की गणना करता है और कानून तौर पर जीतने वालों व्यक्ति को कानून तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है कि ये व्यक्ति जीत गया, इस पार्टी से है। राष्ट्रपति के लिए ये व्यक्ति जीता और उपराष्ट्रपति के लिए ये व्यक्ति जीता और इस दल का जीता, इस तरीके से वो घोषणा करता है। जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब क्या होता है, यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को बराबर मत प्राप्त हो अथवा किसी को भी मतदाताओं का पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि सभा यानी लोकसभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है, यानी संसद उनको निर्वाचित कर सकती है। तीनों में से तीनों ने अगर बहुमत प्राप्त नहीं किया हो, प्रतिनिधि सभा यानी लोकसभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचित करती है, तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है, यानी हर राज्य से एक वोट होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उसके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए, रिपब्लिक में गिना जाए या डेमोक्रेटिक में। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बढ़ जाए तो उसका मत नहीं गिना जाएगा, यानी समान रूप से एक वोट दिया, आधों ने 2 राज्य है, दोनों ने डेमोक्रेटिक में दिया या दोनों ने रिपब्लिक में दिया, तो उनका वोट नहीं गिना जाएगा। अब लास्ट है, 5वां पॉइंट है नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। कैसे राष्ट्रपति पद का ग्रहण करता है। 1933 के पूर्व तक निर्वाचन होने के लगभग 4 मास पश्चात 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया जाता था, किंतु 20वें संशोधन 1933 के बाद के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 मार्च को अपना पद ग्रहण करेगा, यानी पहले भी उनका चुनाव फिक्स है और अब वर्तमान में राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही पद ग्रहण करेगा, उससे पहले नहीं। हमारे तो 5 साल के बाद कभी भी चुनाव है, उस समय कोई भी डेट आ सकती है, लेकिन अमेरिका में फिक्स है कि अब वर्तमान में जब ये 20वां संशोधन संशोधित किया तो 4 मार्च की जगह 20 मार्च को ही पद ग्रहण करता है और उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इस संशोधन में यह भी निश्चित किया गया है कि यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अपनी पद पर आसीन होने से पूर्व मृत्यु हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, यानी 20 जनवरी को ही वो पद ग्रहण करेगा, उससे पहले बीच में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसके बदले में कौन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ देनी होती है, उससे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। हमारे भी यही व्यवस्था है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ दिलवाई जाती है। शपथ इस प्रकार दी जाती है कि मैं अमेरिका में मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा
और अपनी योग्यता पर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। इस प्रकार से बच्चों ये शपथ लेते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव 2008 में थोड़ा सा पढ़ ले कि कैसे कोई आया था और कैसे बना था। इस चुनाव में कुल 8 उम्मीदवार थे। 2008 की बात कर रहे हैं। 2008 में राष्ट्रपति चुनाव में कुल 8 उम्मीदवार थे। इनमें से 5 उम्मीदवार के नाम केवल कुछ राज्यों के मतपत्रों में ही थे। इसलिए ये कहना उचित होगा कि इस चुनाव में मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार थे, जिसके नाम इस प्रकार हैं। एक है जॉर्ज मैक्केन, मैक्केन का है रिपब्लिकन पार्टी। दूसरा है बराक हुसैन ओबामा, वो था डेमोक्रेटिक पार्टी का। तीसरा है रोल्ड नेडर है, जो रिफॉर्म्स पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार। ये निर्दलीय कहा जा सकता है। जो ये जीतेगा तो वो किसी में भी जा सकता है, ये रिपब्लिकन में भी जा सकता है और डेमोक्रेटिक में भी जा सकता है, क्योंकि वहां 2 दलीय है। तो तीसरा इसलिए खड़ा हुआ, वो दूसरी पार्टी खुद ने बनाई। रोल्ड नेडर ने रिफॉर्म्स पार्टी का समर्थन उम्मीदवार बनाया। ये जीते तो वो रिपब्लिकन में जा सकता है और डेमोक्रेटिक में भी जा सकता है। चुनाव संघर्ष वस्तुतः प्रथम 2 उम्मीदवारों के बीच ही था। निर्वाचन मंडल के 538 सदस्यों को चुनने के लिए 4 नवंबर 2008 ईस्वी को 12 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। 538 सदस्यों यानी सीट लोकसभा राज्यसभा में जो सारे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कुल सीटें 538 है। इसमें से 2 बनेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो मताधिकार 2008 12 करोड़ लोगों ने मत दिया। विजय होने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन मंडल के 270 मत प्राप्त करने आवश्यक है। प्रथम 2 उम्मीदवार ने किस प्रकार से मत प्राप्त किए, यानी 538 में से 270 प्राप्त करना है। तो बराक हुसैन ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी में 364 मत प्राप्त किए और जॉन मैक्केन ने रिपब्लिक पार्टी में 174 मत प्राप्त किए हैं। औपचारिक रूप में 15 दिसंबर 2008 को चुनाव संपन्न हुए तथा 20 जनवरी 2009 को बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये पहला अवसर है जब किसी अफ्रीकी अमेरिका अश्वेत ने अमेरिकी गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया है। यानी सवाल भी आ जाए जीके का कि पहला ऐसा राष्ट्रपति अमेरिका में कौन था जो अश्वेत चुनाव जीता था। तो कौन है बच्चों? वो है बराक हुसैन ओबामा, जो अश्वेत था लेकिन अमेरिका में इन्होंने अपना प्रचार लहराया। यानी दक्षिण अफ्रीका होते हुए भी अश्वेत ने अमेरिका गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। ध्यान रखना 2008 में कौन सा है राष्ट्रपति? 44वां। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जोसेफ बिलेट डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी 20 जनवरी 2009 को ही अपना पद ग्रहण कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति के चुनाव देखा जाए तो यानी वो प्रत्यक्ष रूप से जीते, क्योंकि हर राज्य से निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। रिपब्लिकन का कोई रिपब्लिकन पार्टी में जाता है, कोई डेमोक्रेटिक के पार्टी में जाता है। तो वो सारे हर राज्य के राजधानी में एकत्रित होते हैं और अपना वोट देते हैं। वोटों के लिए मतदाता की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति की कम से कम 35 वर्ष के ऊपर होने चाहिए।
तो इस तरीके से उनकी योग्यता भी है कि वो अमेरिका का नागरिक हो, कम से कम 14 साल तक वो वहाँ रह चुका है। तो ये सारी बातें उनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ये बात कही गई है। तो इस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद या उनका वो निर्वाचित होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का अलग है कि राष्ट्रपति अगर क्या कहते हैं पूर्व से है या सॉरी राष्ट्रपति उत्तर से है तो उपराष्ट्रपति पश्चिम से खड़ा होगा, दोनों एक जगह खड़े नहीं होंगे, नहीं तो फिर धांधली हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये हुए अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और वहां पे दो ही है दल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। कल हम पढ़ेंगे निर्वाचन प्रणाली की आलोचना, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की आलोचना क्या है। ठीक है बच्चों, बाय।